क्वेश्चन नंबर 33, द सिचुएशन व्हेन द नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज is subtracted from total change in population during a particular duration is called in migration, out migration, net migration, total migration। ये माइग्रेशन पर बेस्ड दे दिया है, बट ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग इक्वेशन पर ये क्वेश्चन है, या टोटल पॉपुलेशन पर हम कर सकते हैं, या पॉपुलेशन चेंज पर कर सकते हैं। इन सभी का जो इक्वेशन होता है वो सभी इक्वेशन सेम होता है, वो ये होता है बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन इज इक्वल टू बर्थ रेट, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ओके, ये जो बर्थ माइनस डेथ है, ये वाला जो बर्थ माइनस डेथ है, इसको कहते हैं नेचुरल इंक्रीज। मैं यहां पर एन आई लिखूंगा इसको। और जो इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन है, इसको कहेंगे नेट माइग्रेशन, और ये प्लस होता है। और ये जो बैलेंसिंग इक्वेशन है, इसको टोटल पॉपुलेशन कहेंगे या पॉपुलेशन चेंज कहेंगे। तो टीपी इज इक्वल टू एन आई प्लस, मतलब टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू नेचुरल इंक्रीज प्लस नेट माइग्रेशन। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द सिचुएशन व्हेन द नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीजेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल चेंज इन पॉपुलेशन। जो नेचुरल इंक्रीज है, जो नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज है वो ये है, और इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये नेट माइग्रेशन मिलेगा। नेट माइग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, नेट माइग्रेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन माइनस नेचुरल इंक्रीज। तो ये टोटल पॉपुलेशन माइनस नेचुरल इंक्रीज इज इक्वल टू नेट माइग्रेशन। यहां पर आंसर थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये पॉपुलेशन चेंज का डेफिनेशन, इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मालूम होना चाहिए। इसको बैलेंसिंग इक्वेशन भी कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन चेंज भी कहते हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। इसमें ये होता है बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। Which of the following methods are used for an indirect estimation of migration? Indirect estimation of migration में इसमें से कौन सा होगा, ये इसका मतलब क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। माइग्रेशन मैट्रिक्स, सेंसस सर्वाइवल रेशियो, वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड, माइग्रेशन रेट मेथड एंड स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। यहां से सेंसस सर्वाइवल रेशियो, बी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड, ये सी, बी और सी, ये दोनों इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ माइग्रेशन, ये दो मेथड होता है इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन को एस्टिमेट करने का ये इनडायरेक्ट मेथड है। सेंसस सर्वाइवल मेथड, सीएसआर मेथड एंड वीएस मेथड, वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड। माइग्रेशन को मेजर करने का दो मेथड होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट मेथड कौन सा होगा, जहां पर डेटा हमें एक्सेस हो जाए, मतलब हम डेटा, जहां से डेटा हमें मिल जाए और उस डेटा के बेसिस पर हम डायरेक्ट उसके मेजरमेंट को करके उसका एस्टिमेट निकालें, तो वो कहलाएगा डायरेक्ट एस्टिमेशन। बट जब हमें डेटा न मिल पाए तो हम उस डेटा को ऑब्जर्व, डेटा को प्राप्त करने के लिए, डेटा को फाइंड आउट करने के लिए हम उसका एक एस्टिमेशन मेथड लगाते हैं, जो कि इनडायरेक्ट मेथड होता है। और वो इनडायरेक्ट मेथड आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड और सेंसस सर्वाइवल मेथड, ये दोनों से मिलता है। डायरेक्ट मेजर ऑफ माइग्रेशन, प्लेस ऑफ रेसिडेंस एट फिक्स्ड पास्ट डेट। जब भी सर्वे हो रहा हो उस समय, मतलब डेट ऑफ रेसिडेंस, उससे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया सेंसस के समय में, तो ये वहां से डायरेक्ट हमें क्वेश्चन मिल गया, उससे हम माइग्रेशन को एस्टिमेट कर सकते हैं इस तरीके से। ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, मतलब जो सेंसस जब होता है उस समय माइग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए, ड्यूरेशन ऑफ द रेसिडेंस बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, तो हमें एक मिल गया, एक इंडिकेटर मिल गया। इसके बेसिस पर हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं माइग्रेशन को। बट इसके अलावा और भी कुछ रूल होते हैं जो कि माइग्रेशन के डेटा जिस तरीके से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि माइग्रेशन का डेटा प्राप्त कर पाना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, जो कि अलग अलग सोर्सेज से मिल सकते हैं। अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो ये मैक्सिमम करके एयरपोर्ट, इस तरीके से इन सभी जगहों पर मिल सकता है। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ माइग्रेशन, प्लेस ऑफ बर्थ स्टैटिस्टिक, हम प्लेस मतलब हिस्टोरिकल डेटा अब देख रहे हैं। प्लेस ऑफ बर्थ स्टैटिस्टिक्स ये क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेथड, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ये तीनों की वजह से भी माइग्रेशन होता है, तो यहां से भी देखेंगे। और साथ में सर्वाइवल रेशियो, इसमें LTSR एक होता है, लाइफ टेबल सर्वाइवल रेशियो, और दूसरा होता है सेंसस सर्वाइवल रेशियो। तो मतलब सर्वाइवल रेशियो में ये दो हो जाएगा, जो कि सेंसस सर्वाइवल रेशियो यहां पर आपको दिया हुआ है, और दूसरा हो जाता है LTSR,
लाइफ टेबल सर्वाइवल रेशियो। तो इन दोनों को ही एक सिंगल वर्ड में भी ये होता है, मतलब इसके अंडर में ये दोनों आएंगे, इसमें से एक कोई सा भी एक यूज होगा। ये आपको मिलेगा इस वेबसाइट पर, यूनाइटेड नेशंस का ही एक माइग्रेशन का एस्टिमेशन मेथड है। उस मेथड पर आप जब जाएंगे, वहां पर कुछ नोट्स अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, उसमें से मैंने इसको निकाला है और वो लिंक मैंने यहां पर दिया हुआ है। इस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं। इसका आंसर बी एंड सी ये दो हो जाएगा। यहां आंसर कौन सा होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिनेशन से ठीक पहले मैंने माइग्रेशन पर रिलेटेड टॉपिक अपलोड किया हुआ था और मैंने उसमें बताया भी था कि जो डेटा में प्रेजेंट करने के बाद मतलब जो डेटा में प्रेजेंट कर रहा हूं, इस चीज को समझाने के लिए वो डेटा नहीं पूछा जाएगा, करंट डेटा आ सकता है और वहीं से वही चीज हुआ। Which is the main reason for migration among females according to census of India 2011? इस केस में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है एजुकेशन, मैरिज, एम्प्लॉयमेंट एंड मूवमेंट विथ हाउसहोल्ड। तो जो फीमेल के केस में सबसे ज्यादा माइग्रेशन मैरिज में होता है, मेन रीजन मैरिज। और ये जो माइग्रेंट इन मिलियंस, ये डेटा मैंने इसी सेंसस के वेबसाइट से निकाला है और उसको मैंने जब प्लॉट किया कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है ये सामने। मैरिज के केस में जो मिलियन है 217.9 मिलियन फीमेल आर माइग्रेटेड ड्यू टू मैरिज। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ स्टेज अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन। जेलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन, इसके बेसिस पर यह क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर ए बी सी डी ये 4 यहां पर ग्रुप दिए हुए हैं और इसको अरेंज करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? रूरल टू अर्बन, स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरनेशनल, लो मोबिलिटी, वेरी लो इंटरनेशनल एंड अर्बन टू अर्बन। थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जो जेलेंस्की मॉडल है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर बेस्ड था। जो जेलेंस्की थे वो अमेरिकन जियोग्राफर थे, उन्होंने माइग्रेशन के ऊपर बेस्ड थ्योरी प्रेजेंट किया जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो कि 1945 में नोटिस्टिन ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पॉपुलेशन का जो शिफ्टिंग है वो हाई बर्थ एंड डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट की तरफ होता है, मतलब शिफ्ट होता है अलग अलग स्टेजेस में, जिसमें कि टोटल 4 स्टेजेस उन्होंने डिफाइन किए थे। और उन्हीं स्टेजेस के बेसिस पर ह्यूमन मोबिलिटी को लेकर के जेलेंस्की साहब ने माइग्रेशन मॉडल प्रेजेंट किया, जिसको कहा जेलेंस्की माइग्रेशन मॉडल। जेलेंस्की माइग्रेशन मॉडल इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल बेस्ड ऑन द नोटिस्टिन मॉडल, जो कि 1945 में आया था, जो मैंने बताया ये हो गया। अब Zelensky claimed that the migration depends on country's development level and its society type in different stages. इन्होंने तो बर्थ और डेथ को बताया था, बट इन्होंने माइग्रेशन के मतलब उस प्रोसेस को बताया कि माइग्रेशन डिपेंड ऑन कंट्रीज डेवलपमेंट लेवल एंड इट्स एसोसिएटेड टाइप। कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल को और उससे क्या क्या एसोसिएटेड है उसके स्टेजेस को इन्होंने कोरिलेट किया और उसी के बेसिस पर 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड कर दिया। जैसा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट को लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट से शिफ्ट किया गया है, उसी तरीके से इन्होंने इस मॉडल को इसी के बेसिस पर इसी पे इन्होंने फिक्स कर दिया, जो कि जेलेंस्की मॉडल कहलाया। और इसीलिए जो अलग अलग स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को इन्होंने नाम दिया। क्या क्या नाम दिया? स्टेज 1 प्री मॉडर्न ट्रांजिशन सोसाइटी। जैसे स्टेज 1 में रहेगा तो पहले मतलब सोसाइटी ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो अभी सोसाइटी बनना स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्टिंग फेज में है, प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी। सेकेंड स्टेज में कहा अर्ली ट्रांजिशन सोसाइटी, थर्ड स्टेज को कहा लेट ट्रांजिशन सोसाइटी, फोर्थ को कहा एडवांस सोसाइटी। ये 4 ही स्टेज होते थे, 4। बट जब ये एडवांस सोसाइटी और अपर लेवल तक चला जाएगा तो ये कहला जाएगा फ्यूचर सुपर एडवांस सोसाइटी। जैसा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में 4 स्टेजेस होते हैं, लेकिन मतलब उन्होंने तो ये बताया था कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई से लो की तरफ जाएगा, लेकिन एक स्थिति अभी ऐसे कुछ कंट्रीज में आ चुकी है जहां पर बर्थ रेट मतलब
बर्थ रेट ये ऊपर से आया, इस तरीके से हुआ, और ये इस तरीके से। तो ये अब ग्राफ कुछ इस ऐसे जाने लगा, इस ये फोर्थ स्टेजेस को पहुंच, मैंने इसके आगे के जो स्लाइड है उसमें मैंने फिगर को लगाया हुआ है, उसको आगे मैं दिखाऊंगा। ये जो अब स्टेज है वो फिफ्थ स्टेज आ गया है, मतलब जहां की बर्थ रेट अब कम होने लगी है, जो कि मतलब जो डिफरेंस है वो माइनस में जाने लगा है, तो वो फिफ्थ स्टेज कहलाता है। और वही फिफ्थ स्टेज को उन्होंने इस ग्रुप में रखा, जो कि फ्यूचर के ट्रेंड को उन्होंने बताया। फ्यूचर इज सुपर एडवांस सोसाइटी, जो कि फ्यूचर में एडवांस सोसाइटी की तरफ वो ट्रेंड करेगा। तो ये होगा। उम्मीद है कि ये जो मैंने यहाँ पर इनके जो स्टेजेस हैं लिखा हुआ है आपको समझ में आया होगा, और ये जो स्टेजेस हैं उस फिगर में भी मैं लगा करके आपको समझाऊंगा। नाउ तो इसके अलावा इसके बेसिस पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी, यहां से स्टार्ट होगा लो मोबिलिटी से। लो मतलब कि वहां के पहले तो लोग वहां पर बसना शुरू किए, वहां पर जमना शुरू किए, फिर वहां से धीरे धीरे दूसरे जगहों पर वो मोबाइल करना, मतलब मोबिलिटी उनका स्टार्ट हुआ। तो सबसे स्टार्टिंग ये हुआ लो मोबिलिटी सी पे मिल रहा है, सी। इसके बाद रूरल टू अर्बन एंड इंटरनेशनल, ये अर्ली ट्रांजिशन, मतलब रूरल टू अर्बन, रूरल से अर्बन की तरफ वो फिक्स होना, मतलब मूव करना वो शुरुआत किए। तो ट्रांजिशन उनका फर्स्ट ट्रांजिशन फेज आया स्टार्टिंग का, अर्ली ट्रांजिशन। उसके बाद ये ए हो गया, सी ए, देन बी स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरनेशनल, मतलब रूरल टू अर्बन एंड इंटरनेशनल, ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा धीरे स्लोइंग डाउन हुआ, स्लो डाउन ऑफ इंटरनेशनल, लेट ट्रांजिशन सोसाइटी एंड देन एडवांस। तो ये स्लो एंड देन वेरी लो इंटरनेशनल एंड अर्बन टू अर्बन। 4 CABD। क्वेश्चन नंबर 55, which among the following describe the characteristic of eco-city model of sustainable urbanism? यहां पर इकोसिटी मॉडल ऑफ सस्टेनेबल अर्बनिज्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेल्फ सस्टेनिंग, रिसिलिएंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मिनिमम वेस्ट जनरेशन, एक्सपेंसिव लैंडस्केपिंग, एक्सक्लूसिव ऑफ द पुअर। ABCDE 5 है, 5 में से कौन कौन से सही है? यहां पर 1 2 3 4 ये सभी दिया हुआ है, 4 है, 3 है या 2 भी है, ऐसा करके। अब सस्टेनेबिलिटी का अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो उस सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर यहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब कि जो भी है वो सेल्फ सस्टेन हो जाना। फर्स्ट नंबर ए जो है ऑप्शन होगा। अब ए सभी में मिल रहा है तो ए होगा। यहां बी भी सब में मिल रहा है, रिसिलिएंट बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ये बी भी सब में हो जाएगा। बी अब डिपेंड करता है कि आगे बढ़ेंगे या फिर ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। मिनिमम वेस्ट जनरेशन भी होगा, यहां पर सी आंसर भी होगा, ए बी सी। एक्सपेंसिव लैंडस्केपिंग, एक्सपेंसिव तो नहीं होगा क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के केस में ये एक्सपेंसिव का हम केस नहीं देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर को भी एक्सक्लूजन नहीं कर पाना है, इस वजह से ये डी और ई नहीं होगा, ए बी सी, ये 3 ऑप्शन, 3rd नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 55 का ये 3rd नंबर। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इज बोथ द स्टडी ऑफ सिटीज एंड द प्रैक्टिस टू बिल्ड देम अर्बनिज्म। ओके, प्रोमोटिंग लॉन्ग टर्म viability by reducing consumption, waste and harmful impacts on people and place while enhancing overall well-being। इन सभी के बेसिस पर सस्टेनेबिलिटी का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन सिंपल ये क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में जो रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना कि हम तो उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं बट उसका कुछ शेयर, ऐसा शेयर जो हमारे आने वाले जनरेशन को भी वो मिलता रहे। तो सिंपल इस तरीके से समझेंगे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच कैटेगरीज ऑफ माइग्रेंट्स among the following form the diaspora community। क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सी कैटेगरी है जो कि डायस्पोरा कम्युनिटी को फॉर्म करती है। ये माइग्रेशन का क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल माइग्रेशन, परमानेंट इंटरनेशनल माइग्रेशन, रिफ्यूजीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन एंड साइक्लिकली मोबाइल। तो जो डायस्पोरा है ये वाली कम्युनिटी, इसके बारे में आपने भी पढ़ा भी होगा
माइग्रेशन में अभी रिसेंटली डंकी मूवी आई थी, इसलिए मैंने इसके स्क्रीनशॉट को यहाँ पर लगाया हुआ है इसको समझाने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग माइग्रेट होकर के जा रहे हैं, इसकी फिगर आप देख रहे हैं। तो इसमें से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जो डंकी मूवी है, डंकी मूवी में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते थे लोग। तो ये जो डायस्पोरा है ये कहीं ना कहीं से इंटरनेशनली बाउंड होता है। लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल माइग्रेंट ये हो जाएगा, परमानेंट इंटरनेशनल माइग्रेंट, और जो रिफ्यूजी है ये भी इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। तो यहां से तीन जो हो गए वो तीनों इसी डायस्पोरा के अंडर में आते हैं। तो डायस्पोरा क्या होता है कि कोई बंदा किसी स्टेट में किसी कंट्री में रह रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी दूसरे कंट्री में जाकर के शिफ्ट हो गया, या लॉन्ग टर्म से किसी दूसरे कंट्री में वो रिफ्यूजी के रूप में रह रहा है। तो यही कहलाएगा क्या, तीन इसमें आ जाएंगे और यही डायस्पोरा कम्युनिटी कहलाते हैं। डंकी मूवी में भी आपने देखा होगा, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की यूं होती है चीजें, जिसमें एक वर्ड और आता है एसिलम। तो एसिलम के भी बारे में इसमें समझाया गया है। इस मूवी में से आपको समझ में आ सकता है कि एसिलम में यही चीजें होती हैं कि कोई इलीगल तरीके से किसी दूसरे कंट्री में वो चला गया, बट वहां पर जाकर के वो पकड़ा गया, क्योंकि वो तो इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करके गया था। तो वहां की जो सरकारें हैं उनके पास एक ऐसा कानून होता है कि वो अपने यहाँ ऐसे लोगों को शरण देती हैं, या रिफ्यूजी के तौर पर उनको जगह देती है, बट उनको ये प्रूव करना होता है कि जिस किसी भी कंट्री से वो वहां इलीगल तरीके से मूव किया है उन्होंने, तो अपने कंट्री में उनको खतरा है। तो इसी डर की वजह से वो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरे कंट्री में जाकर के रहना चाहते हैं, और इसी चीजों को इस मूवी में भी दिखाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एसिलम है और डायस्पोरा है दोनों अलग अलग वर्ड तो हैं, बट ये कहीं ना कहीं से दोनों का मीनिंग सिमिलर हो जाता है। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल माइग्रेशन, परमानेंट इंटरनेशनल माइग्रेशन और रिफ्यूजी, ये तीन हो जाएंगे डायस्पोरा कम्युनिटी में। 71 नंबर पे क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी। लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी, इसकी थ्योरी किसने दिया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गुस्टा कार्लसन, मार्क जेफरसन, एम जेफरसन मतलब मार्क जेफरसन इनका नाम था, होमर होयट एंड पीजे क्लार्क। तो 4 में से ये जो प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था मार्क जेफरसन ने 1939 में दिया था। ओके, ए प्राइमेट सिटी इज ए सिटी दैट इज द लार्जेस्ट इन इट्स कंट्री, प्रोविंस, स्टेट और रीजन। इस वर्ड को हम पकड़ते हैं रीजन। रीजन ये जो है वो कोई स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, या कोई प्रोविंस हो सकता है। उस प्रोविंस में या यूं कह सकते हैं उस रीजन में जो सबसे लार्जेस्ट जो सिटी होगा वही कहलाएगा क्या, प्राइमेट सिटी। और वो जो सिटी है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, मतलब वहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां पर फिगर में इस तरीके से दिखाया गया है, छोटे बड़े बड़े इस तरीके से सिटीज होंगे, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट सिटी होगा वो कहलाएगा प्राइमेट सिटी, और वहां पे सारी सुविधाएं मौजूद होंगी, तो ये प्राइमेट सिटी होगा। अब जो गोस्टा कार्लसन है ये, इसका तो आंसर मार्क जेफरसन हो जाएंगे, मतलब प्राइमेट सिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया था 1939 में इन्होंने दिया था। गोस्टा कार्लसन की 4th थ्योरी हो जाती है अलग से, तो आप उसमें जो ऑप्शन लिखा हुआ है उस ऑप्शन को यहां से आप नोट कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन और कल्चरल लैग, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन एंड एडजस्टमेंट एंड इनोवेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये 4 टाइप के जो थ्योरीज हैं गोस्टा कार्लसन ने दिए थे, और होमर होयट ने सेक्टर मॉडल दिया था, सेक्टर मॉडल ऑफ अर्बन स्ट्रक्चर। और ये जो प्राइमेट सिटी का मॉडल है जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो ऑर्डर 1 की सिटी कहलाती है, उससे छोटा वाला सेकंड ऑर्डर, उससे मतलब थर्ड ऑर्डर, 4, इस तरह से nth ऑर्डर तक ये चलता है। तो ये प्राइमेट सिटी का ये कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, मार्क जेफरसन 1939। नाउ 72 नंबर, which among the following sources provide information on migration in India। मतलब माइग्रेशन पर कौन सा जो सोर्स है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या यूं कह सकते हैं कि डेटा कौन सा सोर्स प्रोवाइड करता है। इसमें ये 4 सोर्सेस दिए हैं और यहां से चूज करना है। सेंसस ऑफ इंडिया, आपने सेंसस के मेरे जो लेक्चर्स थे उसको अगर आपने देखा होगा, या फिर माइग्रेशन पर भी मैंने जो लेक्चर तैयार किया है उसको भी देखा होगा,
तो वहां पे आपको मालूम होगा कि सेंसस माइग्रेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो सेंसस से मिलता है, और दूसरा होता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये और वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये, इन दोनों से माइग्रेशन का डेटा नहीं मिलता है। सेंसस का डेटा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंसस ऑफ इंडिया, यहाँ दो से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहां से आंसर क्या होगा, A एंड C। इसमें आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 74 नंबर, ये मैच करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। ये माइग्रेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, माइग्रेशन के थ्योरीज और उसके मतलब मॉडल से रिलेटेड इसको मैच करना है। रिवाइंस्टीन आपने पढ़ा है, रिवाइंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ये रिवाइंस्टीन ने दिया था सीधा, मतलब ये फर्स्ट ही हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। हैरिस एंड टोडारो मॉडल, ये रूरल एंड अर्बन वेज डिफरेंशियल ये बताते हैं। ली ने पुश एंड पुल मेथड दिया था, और लेविस ने सरप्लस एंड लेबर ये थ्योरी इन्होंने दिया था। तो इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर मैच हो रहा है, A1, B2, C3 एंड D4। कौन सा होगा, A1, B2, C, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 89 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइग्रेशन फ्लो। यहां पर माइग्रेशन फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंपल सा आपको यही समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन है वो माइग्रेशन थ्योरी से रिलेटेड है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, सेकंड है इंटर स्टेट माइग्रेशन, थर्ड है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन एंड कम्यूटिंग बिटवीन टू प्लेसेस। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन तो इजी है, बस थोड़ा सा आपको इस पर इतना दिमाग लगाना होगा कि जो टर्म दिया हुआ है इस टर्म का डेफिनेशन मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होगा। तो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है उस इंटर डिस्ट्रिक्ट को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं इंटरनेशनल, तो यहाँ नेशनल की जगह पर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, इंटर डिस्ट्रिक्ट। अब इंटरनेशनल कैसे समझेंगे, किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री को पलायन करना, तो क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल। तो उसी तरीके से इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को पलायन करना, इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला क्या है, नॉट माइग्रेशन फ्लो यहां पर है, तो ये वाला तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन फ्लो होगा, माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह को फ्लो कर रहा है, तो ये वाला तो माइग्रेशन फ्लो होगा। दूसरा इंटर स्टेट माइग्रेशन, जैसे डिस्ट्रिक्ट था वैसे ही स्टेट हो जाएगा। तो सपोज कि एक ये स्टेट है या ये स्टेट है, एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो हुआ या फिर यहां से यहां आया, इंटरनेशनल लेवल पर या इंटर स्टेट लेवल पर ये माइग्रेशन हुआ, तो ये फ्लो हुआ, सेकंड नंबर भी फ्लो हो जाएगा। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, अब इंट्रा डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन का इंटर और इंट्रा यही दोनों में डिफरेंस है। तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है या इंटर रीजन हम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या, रीजन या प्रोविंस। तो इंटर रीजन अगर होगा तो वो दो अलग अलग रीजन होंगे, और इंट्रा जब हो जाएगा तो एक ही रीजन होगा, एक ही रीजन में एक प्लेस से दूसरे प्लेस। ऐसे उस केस में क्या कह सकते हैं कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह पर, तो इंटरनेशनल जो इंटरनल हो जाता है। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट सेम होगा, बट उस डिस्ट्रिक्ट में किसी एक गांव से दूसरे गांव में या किसी एक शहर से दूसरे शहर में पलायन कर जाना, ये कहलाएगा क्या, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट। बट ये कम्यूटिंग बिटवीन टू प्लेसेस, मतलब कम्यूटिंग का मतलब क्या है कि ये माइग्रेशन से रिलेटेड नहीं होगा। ये कम्यूटिंग मतलब एक जगह से जाना और दूसरे फिर आ जाना, मतलब अप डाउन करते रहना, तो ये माइग्रेशन नहीं कहलाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द माइग्रेशन फ्लो, माइग्रेशन फ्लो वो है ही नहीं। तो इस केस में आंसर आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कम्यूटिंग बिटवीन टू प्लेसेस मतलब अप डाउन, आना जाना लगा हुआ है, कम्यूटिंग बिटवीन टू प्लेसेस। तो इस केस में ये माइग्रेशन का फ्लो ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। इस सपोज की अगर ये डिस्ट्रिक्ट है, इसी एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंडर में वो अप डाउन कर रहा है, आना जाना हो रहा है, किसी एक रूरल प्लेस से या एक विलेज से दूसरे विलेज में, एक सिटी से दूसरे सिटी में, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कहीं भी वो मूव कर रहा है और मतलब सेटल नहीं है। तो ये कहलाएगा कम्यूटिंग बिटवीन टू प्लेसेस।